नमस्कार मित्रों। हम राहु के 12 भावों में फलों की चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, स्मरण कीजिए। और राहु के 11वें भाव में फल की चर्चा हम इस वीडियो सीरीज़ में करेंगे। अभी तक हमने 10वें भाव तक चर्चा कर ली है और जो 30 अक्टूबर से राहु का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में भी हम वीडियो सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक मेष राशि और वृष राशि के लिए वो वीडियो मैंने डाल चुका है, आप जाकर देख सकते हैं कैसा रहेगा राहु का ये गोचर 30 अक्टूबर से। इस वीडियो में जानेंगे हम राहु देवता के 11वें भाव में और उसके पहले थोड़ी बहुत ज्योतिष की सामान्य जानकारियाँ। आइए जानते हैं जो आपके काम की होगी। बेहद ही आसान उपाय बता रहा हूँ। जैसे आपकी कुंडली में यदि मान लीजिए शुक्र का दोष है, शुक्र यदि आपको परेशान कर रहे हैं, आप सुख समझिए मतलब भोग ऐश्वर्य का साधन आपको नहीं मिल रहा है जीवन में, यदि आप परेशान हैं कि भाई घर नहीं मिल रहा है, तो अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छी गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, तो शुक्र यही सब है, भोग हैं। और साथ ही साथ शुक्राणु का भी होता है। बहुत सारे लोगों को संतान उत्पत्ति वगैरह में समस्या होता है, तो वहाँ भी शुक्र कमज़ोर होते हैं, तभी परेशानी होती है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए एक उपाय होता है, बड़ा सटीक उपाय होता है। शुक्र जो है आपके वो आंतरिक प्रेम भी हैं और लगाव भी हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल डिज़ायर भी हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आंवले का जो वृक्ष होता है, आंवले का जो पौधा होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा वृक्ष तो नहीं होता है, सामान्य वृक्ष होता है, उसको आप घर के मतलब जो आपके घर की चारदीवारी है उसके उत्तर या पूरब में आप उसे लगाएं और नित्य उसकी पूजा अर्चना करें। अर्थात उसे जल दें प्रतिदिन और धूप दीप वगैरह दिखा सकते हैं तो वो कीजिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे पापों का भी शमन होता है और शुक्रदेव का जो दोष है उसका भी निवारण होता है। इसी प्रकार यदि आप कैरियर ओरिएंटेड मतलब कैरियर से संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ये गुरु के दोष के अंडर में आता है, क्योंकि जो गुरु हैं वही धन के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि ये सारी परेशानियाँ आप झेल रहे हैं तो केले का जो वृक्ष होता है, केले का जो पेड़ होता है, बहुत बड़ा तो होता नहीं, छोटा सा पेड़ होता है सामान्य कदकाठी का, तो आप अपने घर के चारदीवारी में केले का वृक्ष लगा सकते हैं और इसे लगाया जाता है ईशान कोण में। और इसके समीप यदि आप तुलसी माता का पौधा लगा दें तो बहुत बेहतर। और वैसे भी आपको किसी भी हालत में तुलसी का पौधा तो घर में लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोषों का शमन होता है। और साथ ही साथ तुलसी पत्ते को डेली भगवान को चढ़ित भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो केले का पौधा लगाने से बृहस्पति देव का जो दोष होता है उसका शमन होता है। अब सिंपली जान लीजिए कि कौन सा जड़ धारण करने से या फिर प्रणाम करने से या फिर रखने से आपका कौन से ग्रह का उपाय होता है। सूर्य देव के लिए बेल का जड़, जो बिल्व पत्र आप चढ़ाते हैं शिव भगवान को, वो जो बेल का जो पौधा होता है उसी का जड़, बेल का जड़ जो होता है वो सूर्य देव के उपाय के लिए काम आता है। दूसरा, चंद्रमा के लिए खिरनी का जड़, मंगल देव के लिए अनंत मूल का जड़, बुध के लिए विधारा का जड़, गुरु के लिए केला संतरा या नारंगी का जड़, शुक्रदेव के लिए सरपोंखा का जड़, शनि के लिए बिच्छू या बिछुआ का जड़, राहु के लिए मलयागिर या चंदन की जड़, और केतु के लिए अश्वगंधा, जिसे कहते हैं अश्वगंध, अश्वगंधा, उसकी जड़ आपको धारण करनी चाहिए या फिर उसका पूजन करना चाहिए। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये बिच्छू है, बिच्छू मतलब बिच्छुआ, शनिदेव का जो उपाय किया जाता है वो इसी के जड़ से उपाय किया जाता है। बड़ा दिलचस्प कहानी है। एक बार मैं जा रहा था बाहर तो मुझे ये पौधा मिल गया था और इस पौधे के चक्कर में मेरा मोबाइल गिर भी गया था, लेकिन मोबाइल का सिर्फ स्क्रीन टूटा, मोबाइल नहीं भुलाया था। लेकिन इसका जो काला वाला जो होता है ना, जिसे बिछुआ बोलते हैं हम, इसका जो फल जो होता है वो हम तोड़ के ले आए थे और एक गमले में ऐसे डाल दिए थे। वो फ़िलहाल बरसात में इस बार मेरे घर लग गया है। तो इस प्रकार ये सारे फल मैंने आपको बताए। चलिए हम चर्चा करेंगे राहु देवता के 11वें भाव में फल की। अपना कुंडली खोलिए और उसमें देखिए राहु कहाँ बैठे हैं। राहु यदि 11वें में बैठे हैं ये लगन से भी और साथ ही साथ चंद्र लगन से भी यदि 11वें में बैठे हैं तो फिर हम ये फल आप पर घटित होते देख सकते हैं। जैसे 11वें में बैठना कोई भी जो ग्रह होता है उसके लिए थोड़ा शुभ फलदायी होता है। कारण ये है कि 11वां भाव जो होता है वो इच्छाओं का भाव होता है। 11वां भाव यदि लॉजिकली देखें हम तो दशम से द्वितीय है, अर्थात कर्म से मिलने वाले फल का है। और यहाँ पर सभी लोग तो फल की चिंता करते हैं, याद रखिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो श्लोक है उसमें कहा है कि आपका अधिकार कर्म करना है, फल देना मेरा अधिकार है।
लेकिन हम जो हैं या फिर कोई भी मनुष्य जो है वो फल की चिंता ज़्यादा करता है, कर्म की चिंता कम करता है। इसीलिए 11वां घर में जो भी ग्रह जाता है वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से फल देता है, धन की आवक कराता है और जीवन में परिवर्तन लाता है। तो 11वें में राहु गए तो राहु एक ऑटोनोमस ग्रह हैं, मतलब कि एक रहस्यमयी ग्रह हैं जो एक ऑरा क्रिएट करते हैं। ऑरा क्रिएट करना के मतलब कि अगर उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है फिर भी राहु मजबूत है तो आपको देख के लगेगा कि नहीं ये बहुत शक्तिशाली आदमी है, नहीं इसके पास बहुत धन होगा। तो इस प्रकार का ऑरा क्रिएट कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति शोभन व्यक्ति का स्वामी होता है, अर्थात आकर्षक होता है, व्यवसाय युक्त होता है, व्यवसायी होता है, प्रवासी मतलब कि नित्य यात्रा करने वाला होता है, मंदमती कभी कभी जो मति होती है उसकी थोड़ी मंद होती है, सुस्त काम करता है लेकिन धन दौलत होता है। यहाँ पर अगर राहु थोड़े परेशान पीड़ित हो गए तो लाभहीन परिश्रम करता है, अर्थात ऐसा परिश्रम करता है, ऐसा लेबोरियस होता है कि लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन यदि राहु मजबूत हो गए तो फिर लाभप्रद परिश्रम करता है, राज दरबार में सम्मान पाने वाला होता है, सदा अपने कार्य में लगा रहने वाला होता है। अपने कार्य में ऐसा व्यक्ति चौकन्ना रहता है और उसे नीच काम करने वाले लोगों से द्रव्य की प्राप्ति होती है। नीच काम करना मतलब कि समझ जाइए, राहु जहाँ बैठता है उस घर से संबंधित अपने जो आपका जो कल्चर है, जो सिस्टम है, कस्टम है, उससे अलग हटकर होगा, क्योंकि राहु को यवन कहा जाता है। यवन मतलब कि मलेच्छ, मतलब कि आपकी जाति से या फिर आपके जो कस्टम है, कल्चर हैं, उनसे मानने वालों से, इतर दूसरे लोग से, आपके उस भाव से संबंधित। मतलब 11वें में बैठा है तो 11वें में लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए अपने कस्टम, अपने कल्चर के लोगों से अलग हटके दूसरे लोगों, कल्चर के लोगों के साथ जुड़कर आप काम करेंगे और लाभ कमाएंगे। आजकल राजनीतिक पार्टियों ने जाति को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है, जाति शब्द को, कि जाति बोलना भी थोड़ा बेकार लगता है कि कब कौन ऑफेंड हो जाए, कब कौन बुरा मान जाए, क्या किसको बुरा लग जाए तो पता नहीं चलता है। इसीलिए बस यही समझिए कि मलेच्छ मतलब कि अपनी जो कल्चर होता है उससे अतितर। अब यदि अगला फल देखें तो नौकरों के साथ भ्रमण करने वाला, अर्थात उसके नौकर भी हो, नौकर चाकर भी होंगे, मतलब थोड़ा धनी होगा, ऐसा करके यहाँ पर फल बताया गया है। परिजनों का साथ छोड़कर धूर्तों से मित्रता रखने वाला। अब जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा आ जाता है, बेहिसाब पैसा आ जाएगा तो आपको अपने परिजन तो अच्छे लगेंगे नहीं, आपको ऐसे लोग ही अच्छे लगेंगे जो धूर्त हों या फिर जो आपके चापलूसी करें। पुत्रों का सुख उसे प्राप्त होता है और उसे वाहन का भी सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। अब यदि हम लाल किताब के बारे में चर्चा करें, लाल किताब क्या कहती है 11वें घर में राहु के बारे में, तो पहला फल है, यद्यपि जातक का पिता ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जीता फिर भी उसकी उम्र तक राहु का असर दौलत के लिए उम्दा रहेगा। मतलब एक चीज़ यहाँ बताया रहा है कि जातक के पिता की उम्र तो खासकर डिपेंड करता है 9th हाउस पर, लेकिन यदि जितनी आयु भी आपके पिताजी जीते हैं, मतलब जिसका 11वें भाव में राहु होता है, तब तक ऐसे व्यक्ति की धन दौलत के लिए परेशानी नहीं होती है, धन दौलत बढ़ता ही जाता है। दूसरा फल, राहु के घर 11 वाला शख्स जन्म ऐसे वक्त में होगा जब उसकी वालिदैन खूब शान शौकत और माली हालत व आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मतलब दूसरे पॉइंट से बता रहे हैं ना कि आपका जन्म ऐसे टाइम में होगा यदि 11वें भाव में राहु है तो, कि एकदम शान शौकत से आपके पिता वगैरह आपके घर वाले जी रहे होंगे, लेकिन आपके जन्म के बाद से खर्च जो है बढ़ जाएगा, चाहे किसी भी वजह से बढ़े, लेकिन खर्च ऐसे व्यक्ति का बढ़ जाता है ऐसे घर में। तीसरा, किस्मत के साथ, किस्मत यहाँ पर बहुत अधिक साथ नहीं देता है, खासकर जब तक कि राहु में चोर ना हो जाए तब तक नाना प्रकार के परेशानी ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के घर वालों को भी झेलना पड़ता है। अब यदि हम लाल किताब के ही अगले फल की चर्चा करें तो पिता, ससुर या नाना की उम्र व दौलत और जाति कमाई का फैसला कुंडली के तीसरे घर के ग्रह बुध जो मंगल से प्रभावित हैं की हालत पर होगा। अर्थात यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि यदि 11वें भाव में राहु बैठे हैं तो बुध कहाँ बैठे हैं। बुध यदि अच्छे भाव में हुए तो पिता, ससुर और नाना का जो उम्र है और दौलत दोनों बहुत अच्छा होगा, बढ़ा चढ़ा के होगा, और बुध यहाँ पे कहीं कमज़ोर हो गए तो परेशानी होगी। इसीलिए भी कहा जाता है कि यदि राहु को कुंडली में मजबूत करना है तो कम से कम बुध को तो बिल्कुल मजबूत कीजिए। क्यों, इसका लॉजिक समझिए। इसका लॉजिक ये है कि जो राहु है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, और राक्षस प्रवृत्ति का होने में बुद्धि काम करता है, विवेक नहीं काम करता है। बुद्धि और विवेक कहा जाता है ना, बुद्धि मतलब कि बुध और विवेक मतलब कि बृहस्पति, ज्ञान। तो जो राहु होता है ना वो विवेक नहीं होता है, सिर्फ उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि मतलब कि कुटिल बुद्धि,
क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आप राक्षसी प्रवृत्ति का भी काम कर रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर किसी को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, तब भी आपके अंदर बुद्धि चाहिए ना, कुटिल बुद्धि चाहिए। तो बुध को जो है ना राहु प्रभावित कर देता है। इसीलिए बुध और राहु जब भी साथ में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कुटिल मार्गों से विभिन्न प्रकार के अलग सोर्सों से बहुत इनकम जनरेट कर लेता है, बहुत पैसा जनरेट कर लेता है। लेकिन क्या वो सही मार्ग से आते हैं? उत्तर है नहीं, कहीं ना कहीं से वो हेरा फेरी करता है। तो इसीलिए बुध का मजबूत होना आवश्यक है, तभी राहु अच्छा फल देंगे। याद रखिए, राहु अच्छा फल तभी देते हैं जब बुध मजबूत हो जाता है। मतलब दोनों तरीके का कॉइन है ये। तो यहाँ पर एक चीज़, 11वें भाव में राहु हैं तो एक चीज़ ये भी बताया जाता है कि यदि आप सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर धर्म कर्म की ओर आपका रुचि है, रुझान है, तो बृहस्पति का भी उपाय कीजिए। कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है, याद रखिए, अभी जो आप धन कमाएंगे उल्टे सीधे मार्ग से धन कमा लेंगे आप, तो धन तो नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कर्म लेकर आप चले जाएंगे ऊपर। तो कर्म ऐसा कीजिए कि धन आता है, ऐसा नहीं है कि धन ना आए, धन सबकी ज़रूरत है, आए, लेकिन ऐसे मार्ग से आए जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो। ऐसे मार्ग से आए जो कि आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए भरपाई ना करती रहें, बल्कि उसका सुख लें, आनंद लें। अगला फल लाल किताब लिखता है, सीधे सीधे शराब, मांस, बाजारू औरत, बेईमानी, धोखा, ठगी और नीच कामों से बचकर रहें। राहु के प्रभाव से बचने के लिए बृहस्पति को बलवान करना ज़रूरी है। जो मैंने बताया वो एकदम लिखा हुआ है, एकदम लाइन से। बृहस्पति को बलवान करना बहुत आवश्यक है। राहु की वस्तु जौ, सिक्का और नारियल आदि को दरिया यानी नदी में बहाएं। शनि को मंदा न करें, अर्थात अपने से नीचे काम करने वाले को परेशान न करें। धर्म मंदिर आदि में दान देना मददगारी होगा। और पिता, सोना और केसर अपने पास रखें, अर्थात अपने पिता से, जब तक आपके पिताजी हैं उनसे दूर हटकर ना रहें। कि मतलब अपने परिवार को लेकर अलग हट गए और पिताजी कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है, ऐसा न करें। याद रखिए, जब भी आप अपने पिता से अलग होते हैं, विमुख होते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने सूर्यदेव को ख़त्म कर देते हैं। अपने पिता से अलग होते हैं तो राहु को भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि राहु भले ही राक्षसी ग्रह है लेकिन वो अपने पिता का बहुत ज़बरदस्त सम्मान करता था। माता से अलग हो जाएंगे, माता से अलग रहेंगे तो चंद्र को खराब करेंगे, शुक्र को खराब करेंगे। क्योंकि शुक्र स्त्री का सम्मान है, चंद्रमा माता का सम्मान है। इसीलिए सबसे पहले आदमी को अपने घर के रिलेशंस ठीक करने चाहिए, तो बहुत सारे ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो ये राहु के 11वें भाव में मैंने कुछ फल बताए, और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ गलती हो, कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कुछ पूछना हो तब भी पूछ लीजिए। थोड़ा लेट सवेर हो लेकिन उत्तर जरूर देंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।